हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का लेट्स क्रैक यूपी एग्ज़ाम में स्वागत है, जिसमें यूपी से संबंधित सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी कराई जाती है, प्रिपरेशन कराया जाता है। ठीक है, तो जल्दी से आप सभी जुड़िए। आज मैं आपको बहुत ही अच्छा टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। अच्छा मतलब ये मान के चलिए कि जिससे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, आते ही आते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो क्वेश्चन आना है, वो है क्या? वो है ह्यूमन डिजीज़ेज़। तो जिससे जैसा कि इसके पहले भी मैंने आपको ह्यूमन डिजीज़ेज़ के बारे में बताया था, इसके पिछले वाले लेक्चर में, जिसमें मैंने आपको क्या बताया था, बैक्टीरिया से संबंधित जितनी भी बीमारियां होती हैं उसका मैंने जिक्र किया था, उसके बारे में मैंने बताया था। तो अब ये अगले टॉपिक को मैं आपको बाकी बताऊंगा, जैसे वायरस के बारे में, उसके बाद फंगस के बारे में, उसके बाद प्रोटोजोआ हो गया, और अदर डिजीज़ेज जैसे हार्ट अटैक हो गई। ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो जल्दी से आपसे भी जुड़ना शुरू करें, और मैं तब तक आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझा देता हूँ, अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में। जैसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि मेरा नाम क्या है। मेरा नाम है सुशांत रंजन पांडे। ठीक है, जैसा कि आप सभी यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे जो है नोटेड है। और मैंने केमिस्ट्री से एमएससी किया हुआ है, और मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस 5 साल से ज़्यादा का है। और मैंने प्री और मेंस लेवल पे कई एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं। लोअर पीसीएस तक का भी एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई किया हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, आपको जैसा कि मैंने बताया कि क्या है इसमें, यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी जो है इसमें होती है, क्योंकि यही दो आयोग हैं जो यूपी के संबंधित एग्ज़ाम लेते हैं। ठीक है, और यूपीएसआई एक अलग मान लीजिए बोर्ड है, यूपीएसआई का एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराता है। ठीक है, तो वो आपका उसकी भी तैयारी इसमें कराई जाती है। ठीक है, अगर आपको इसका सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप सिंपली जो है अपने अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, आप यहाँ जैसे देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप क्या करिए, अपने कहाँ पे जाइए, प्ले स्टोर पे जाइए। प्ले स्टोर पे जाके आप सभी क्या कर सकते हैं, प्ले स्टोर पे जाके आप सभी यहाँ से सीधे जाइए, प्ले स्टोर पे जाइए। यहाँ से आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ से इसको इंस्टॉल करिए, मतलब वो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, प्ले स्टोर तो आप सभी जानते ही होंगे। अब यहाँ से इसको इंस्टॉल करिए। इंस्टॉल करने के बाद साइन अप करके आप सीधे, अगर आपको जिसका कोर्स लेना है, जैसे आपको यूपी पीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी का कोर्स लेना है, तो आप यहाँ पे सिंपली जाइए और वहाँ पे क्या करिए, गेट सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे जाके जब गेट सब्सक्रिप्शन करेंगे तो आपको वो कोड जो है परचेज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, आपको एक, अगर आपको फ़ायदा चाहिए, ठीक है, फ़ायदा मतलब मेरा मतलब क्या है कि 10% का अगर आपको डिस्काउंट चाहिए, तो आप सिंपली वहाँ जब गेट सब्सक्रिप्शन लेंगे तो उसमें लिखा रहेगा कि अप्लाई रेफरल कोड। तो आप रेफरल कोड में सुशांत01 अप्लाई कर दीजिएगा। मैं यहाँ से साफ से लिख देता हूँ, SUSHANT01, सुशांत01 आप रेफरल कोड डालिए, आपको 10% का डिस्काउंट इमीडिएट मिल जाएगा। और मैं आपसे ये कहूँगा, बाकी आपकी मर्जी, आप यहाँ पे 12 महीने या 24 महीने का कोर्स लेंगे तो आपको सही रहेगा। आप इतने में ही सारे टीचर्स को एक्सेस कर लेंगे। वैसे तो आप ये भी कोर्स लेंगे तो एक्सेस कर लेंगे, लेकिन आप ये जो दोनों कोर्स लेंगे इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं सारे टीचर्स को बहुत ही ईजिली। ठीक है, मतलब आप यूपी पीएससी यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरे अलावा और भी बहुत सारे टीचर हैं, तो आप जिसका पढ़ना चाहे उसका पढ़ सकते हैं। ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप जिसका लिए उसी का कोर्स आप पढ़िए, आप किसी का भी कोर्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए 7,000 का कोर्स है जो 12 महीने को आपको कितने का पड़ जाता है, वो आपको 6300 का पड़ जा रहा है। और जो 24 महीने का कोर्स है, देखिए जो 8400 का कोर्स है, वो आपको 7560 का पड़ जा रहा है। ठीक है, और अगर आपको इसके बारे में और भी ज़्यादा अगर जानकारी चाहिए तो ये है मेरा कॉन्टेक्ट नंबर। आप इस पे जो है कॉल करके आप मुझसे और भी डिटेल जो है इसके बारे में जान सकते हैं। ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। तो ठीक है, नाम आपने मेरा जान ही लिया, सुशांत रंजन पांडे। और ये मेरा नंबर है 9415143517 9415143517। ठीक है, किसी भी डाउट के लिए आप इस पे हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे आपकी सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट हो या किसी भी डाउट के लिए आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, तो ह्यूमन डिजीज़ के बारे में मैंने बताया था आपको, मुझे पढ़ाना है। ये सभी आपने देख लिया था, रोग क्या होता है,
ठीक है। रोग कितने प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने बताया था आपको, जन्मजात रोग, उपार्जित रोग। अब देखिए क्या होता है, संक्रामक रोग क्या होते हैं, मतलब कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, ये सभी मैंने आपको डिस्कस किया था। डिजेनरेटिव क्या होते हैं, उसका डिफिशियंसी वाले क्या होते हैं, एलर्जी वाले क्या होते हैं, कैंसर क्या होता है, जेनेटिक डिजीज़ क्या होती हैं, कॉन्जेनाइटल डिजीज़ क्या होती हैं, ये सभी मैंने आपको बताया था। देखिए बैक्टीरिया से मैंने टाइफाइड आपको बताया था, तपेदिक मैंने बता दिया था आपको, जिसे ट्यूबरकुलोसिस करते हैं, प्लेग मैंने बता दिया था। उसके बाद आपको प्लेग के बाद कॉलेरा मैंने बता दिया था। फिर मैंने आपको बताया था किसके बारे में, डिप्थीरिया बताया था। डिप्थीरिया के बाद मैंने आपको बता दिया, टिटनेस के बारे में बता दिया था, लेप्रोसी के बारे में बता, जिसे कुष्ठ रोग कहते हैं, ठीक है, जहाँ भी वाइट हो जाता है वही लेप्रोसी होता है जगह जगह पे। निमोनिया बता दिया था, वूफिंग कफ मतलब काली खांसी बता दिया था, और सिफिलिस मैंने बताया था। तो आज जो हम आपको बताने जाएंगे वो किसके बारे में बताएंगे, अब वायरल, प्रोटोजोआ, फंगल और भी इम्पॉर्टेंट कुछ डिजीजेज है, ठीक है। और अगला जो मैं अपना सेशन लेके आऊँगा उसमें मैं आपको, आप जैसा बताएंगे, अगर आपको इसका एमसीक्यूज चाहिए होगा तो इसका एमसीक्यूज करा दूंगा, नहीं तो मैं आपको जो डेफिशिएंसी डिजीज़ होती हैं, ठीक है, जो डेफिशिएंसी डिजीज़ होती हैं, आप जानते हैं कि ये एग्ज़ाम में आता है। जैसे आपका क्या हो गया, जैसे रिकेट्स हो गया विटामिन डी की कमी से, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, ठीक है, ये सारे जो डेफिशिएंसी डिजीज़ हैं, ये मैं आपको, अगर आप जैसा कहेंगे तो मैं आपको इसका भी वीडियो लेकर चलाऊँगा, मतलब इसका वीडियो आपको कराऊंगा, नहीं तो मैं फिर मैं एमसीक्यूज कराऊंगा, आपको जैसा ठीक लगे वो आप बताइएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं किसके बारे में, वायरल डिजीज़ आपका शुरू होता है। वायरल डिजीज़ मतलब वायरस से जो होते हैं। अब आप जानते ही हैं कि वायरल डिजीज़ मतलब क्या हुआ, जैसा अभी आप देख ही रहे हैं कि वायरस जो चल रहा है कौन सा, कोरोना का जो समय चल रहा है ना, ये समय, ये तो सबको इस समय बहुत अच्छे से पता होगा, ठीक है। तो जो कोरोना का समय चल रहा है ये भी तो एक वायरस से ही हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ मैं, चलिए वायरल डिजीज़ से हम चालू करते हैं। पहला देखिए क्या है, पहला आता है एड्स, ठीक है। जैसा कि हम सभी जानते हैं एड्स क्या है, एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, मतलब ये जानलेवा बीमारी है, ठीक है, जानलेवा बीमारी है। अब देखिए एड्स, ये देखिए इसका पहले फुल फॉर्म एग्ज़ाम में बहुत बार ये पूछा गया है और ज़्यादातर पेपर्स में ये पूछा जाता है, भले ये कॉमन हो चुका है लेकिन अभी भी ये एग्ज़ामों में पूछा जाता है। देखिए एड्स मतलब एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। कहीं कहीं आपको यहाँ इम्यून की जगह, जो इम्यूनो की जगह ना, आपको कहीं कहीं इम्यून भी मिलेगा, तो ये आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक्वायर्ड मतलब प्राप्त किया हुआ, इम्यूनो मतलब आपकी जो जैसे इम्यून सिस्टम से संबंधित है, डेफिशिएंसी मतलब क्या होता है, कमी, और सिंड्रोम मतलब बीमारियों का एक समूह। तो इसका ये पहली चीज़ तो आप यही है, दिमाग में बैठा लीजिए, एड्स का फुल फॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं इस रोग के विषाणु का नाम। इस रोग के विषाणु का जो नाम है वो क्या है, HIV, मतलब ये जो विषाणु है उसका नाम क्या है, HIV मतलब ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। तो आप सभी यहाँ देख रहे हैं, दिमाग में एकदम बैठा लीजिए, एग्जाम में आना ही आना है इससे क्वेश्चन, ठीक है। रोग यौन संबंधों के कारण, ठीक है, मतलब सेक्सुअल कांटेक्ट हो गया आपका, रक्ताधान में अनियमितता, मतलब जैसे एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो होता है, ठीक है, जैसे देखिए अगर कोई क्या है इन्फेक्टेड पर्सन है, उसका ब्लड अगर किसी स्वस्थ आदमी में, इन्फेक्टेड पर्सन से स्वस्थ आदमी में अगर वो ब्लड जाता है, ठीक है, अस्वस्थ मतलब जो भी इसे एड्स वायरस से जो अफेक्टेड है, उससे अगर किसी स्वस्थ आदमी ब्लड वो जाता है तो तुरंत क्या होगा, ये जो है आपको एड्स HIV के वायरस क्या होंगे, वो एक्टिव हो जाएंगे और सामने वाले को भी क्या होगा, एड्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान दीजिए। नशीले पदार्थों के अत्यधिक सेवन से भी होता है, ठीक है। अब देखिए क्या होते हैं, जैसे जो जैसे बहुत ज़्यादा बाहर आप देखेंगे नशा करने वाले होते हैं, तो वो एक ही जो है, एक ही आदमी वो सिगरेट पिया, फिर वो सिगरेट पिया, वो, तो इससे भी क्या होता है, ये नशा जैसे करते हैं तो इससे भी जो वायरस ये फैलता है, ठीक है। इस रोग से ग्रसित रोगी की रोग प्रतिरोधक क्षमता का जो है समाप्त हो जाती है। जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, इसमें आपको ये ध्यान देना है, ये भी आ सकता है एग्जाम में, इनमें से किसमें जो है रोग प्रतिरोधा जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है। तो आपको ऑप्शन में दिया रहेगा, तो आपको एड्स पे ऑप्शन में टिक करके इसको सही कर देना है आंसर को, ठीक है। और देखिए रोगी का शरीर जगह जगह फूल जाता है, ये तो सिम्टम्स है उसके। खून का संचार अव्यवस्थित हो जाता है, अंततः रोगी की मृत्यु हो जाती है, ये तो मैंने बताया, जानलेवा बीमारी है। इस रोग के उपचार के लिए किया जाता है, ठीक है, क्या क्या देखिए उपचार में क्या क्या किया जा रहा है। इसमें जो है एजिटोथायमिडीन की जो है इंजेक्शन दिया जाता है। पहला यहाँ देख लीजिए आप,
एक दवा है बहुत इंपॉर्टेंट, AZT, ठीक है। यहाँ पे एक दवा है, क्या नाम है उसका, AZT, ठीक है। इसको ऐसे भी लिखते हैं A.Z.T, AZT, एजिडोथाइमिडीन दवाओं का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है, HIV विषाणुओं की। अब ये करता क्या है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट जो है, ट्रांसक्रिप्टेज होता है, उसको रोककर विषाणुओं को बहुगुणित कर देता है, ये आप ध्यान दीजिएगा। अब ये जो एजिडिटी दवा है, एजिडोथाइमिडीन जो दवा है, वो करता क्या है, जो भाई एजिडोथाइमिडीन जो दवा है, ठीक है, एजिडोथाइमिडीन अब ये करेगा क्या, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को रोक देगा, ठीक है। ये आप ध्यान दीजिएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को ये रोक देता है। फिर क्या करता है, ये विषाणुओं को बहुगुणित करने से रोक देता है, ठीक है। ये आप ध्यान देना है। तो ये आपको एड्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट है कि एड्स का फुल फॉर्म HIV फुल फॉर्म, और ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को समाप्त कर देता है, और इसके दवा क्या है, एजिडोथाइमिडीन। ये 4 चीज़ें आपको इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चलिए, अब आते हैं स्मॉल पॉक्स। जो चेचक आपने सुना होगा कि गांव में कहते हैं कि माता जी निकल गई, ठीक है, आपने सुना होगा कि गांव में लोग कहते हैं कि माता जी निकल गई, तो वही जो है ये चेचक होता है, ठीक है। वो उसी को ये स्मॉल पॉक्स कहते हैं। यह एक अत्यंत संक्रामक रोग है जिसका संक्रमण एक अति सूक्ष्म विषाणु के कारण होता है। अति सूक्ष्म मतलब बहुत ही छोटा जो विषाणु होता है उसके कारण होता है। इस रोग से ग्रसित रोगी को सर्वप्रथम सिर, पहले क्या होता है, सिर, पीठ, कमर और बाद में सारे शरीर में जोड़ों का दर्द होता है, ठीक है। इसमें क्या क्या होगा, सिर में दर्द होगा, पीठ में, कमर में, बाद में सारे शरीर में आपके दर्द होना चालू हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात होती है, क्या पहचान होती है, कि लाल लाल दाने निकल जाते हैं। ये आप देखे होंगे कि जब माता जी निकलती हैं, जो लोग कहते हैं, जिसे कि एक्चुअल में चेचक कहा जाता है, स्मॉल पॉक्स कहा जाता है, ठीक है। एक होता है स्मॉल पॉक्स होता है और एक चिकन पॉक्स होता है, ठीक है, वो भी मैं आगे बताऊंगा। ये चेचक जो है स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स, ठीक है, मैं भी बताऊंगा। तो यहाँ चेचक के बारे में भी चर्चा हो रही है, जिसमें बाद में लाल दाने निकल जाते हैं, जो बाद में फफोले का रूप धारण करता है। आप देखेंगे जिसको ये होता है चेचक, धीरे धीरे क्या होता है, वो रेड रेड जो है दाने निकल के, लाल लाल दाने निकल के धीरे धीरे फूल जाते हैं, जैसे लगता है छाला पड़ गया, जैसे जलने के बाद हो जाता है वैसे छाले पड़ जाते हैं। तो ये आपको बस ध्यान देना है कि इस चेचक जो है आपको नॉर्मली एग्ज़ाम में तो बहुत आएगा नहीं, बस ये किससे होता है, तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा कि चेचक की बीमारी किसके द्वारा होती है, वायरस, बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या फिर फंगस। तो जब भाई आपको पता रहेगा वायरस होता है तभी तो आप ऑप्शन में टिक कर सकते हैं, सही, ठीक है, इसलिए आपको यहाँ बताना जरूरी था। अब देखिए इन्फ्लुएंजा की बात आती है, इन्फ्लुएंजा, ठीक है, यह एक संक्रामक रोग है, मतलब फैलने वाला रोग है, ठीक है, जिसका संक्रमण इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजी जिसे कह सकते हैं। अब देखिए इन्फ्लुएंजा से याद कर लीजिए इन्फ्लुएंजी, ये आपको देखिए याद हो गया होगा बताते बताते ही कि इन्फ्लुएंजा मतलब इन्फ्लुएंजी, इन्फ्लुएंजी नामक रोगाणु के कारण होता है, रोगाणु मतलब वायरस के कारण होता है। इसको फ्लू भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, फ्लू भी कहा जाता है, ठीक है। इस रोग का आक्रमण होने पर सिर और पूरे शरीर में जोड़ों का दर्द होता है, सर्दी, खांसी, तेज ज्वर मतलब क्या, बुखार आदि लक्षण प्रकट होते हैं, ठीक है। यह कभी कभी महामारी का रूप भी ले लेता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल आप ये ध्यान दीजिए कि इसमें क्या है कि इन्फ्लुएंजी आपका जो है वायरस है उसका नाम है। इसमें क्या होता है, सर्दी, खांसी, बुखार, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। रोगी को देखिए क्या क्या देना चाहिए इसको सही करने के लिए, टेरामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एंटीबायोटिक्स आप सभी जानते हैं, इन सब का क्या करना चाहिए, इसमें आपको देना चाहिए क्या इनको, ठीक है, इस दवाओं का यूज़ करना चाहिए। और पोटेशियम परमैंगनेट के घोल से सुबह शाम गरारा करना चाहिए। गरारा मतलब आप सभी जानते ही हैं, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट से क्या करना चाहिए, इसमें गरारा करना चाहिए। कोई बता सकता है भाई पोटेशियम परमैंगनेट मतलब KMnO4, ठीक है, ये भी एग्जाम में आपके पूछा गया है, ये केमिस्ट्री में पूछा गया है, ठीक है, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा लेकिन आगे, ठीक है, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। अब आगे देखते हैं अगला टॉपिक, पोलियो माइलिटिस मतलब पोलियो, आप सिंपली याद रखिए, नहीं तो आप ज़्यादा कहेंगे कि सर तो कंफ्यूज कर दिए, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है पोलियो माइलिटिस, ठीक है, ये आपका जो है। अब पोलियो माइलिटिस आप सभी जानते हैं कि पोलियो जो है धीरे धीरे क्या हुआ, देखिए आगे भी देखिए चिकन पॉक्स में आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए आते हैं किस पे,
पोलियो माइलिटिस जिसे हम कहते हैं पोलियो, तो आप पोलियो ध्यान दीजिए, पोलियो माइलिटिस ध्यान मत दीजिए, मैं ये हाइलाइटर ले लेता हूँ, वो ज़्यादा आपको सही पड़ेगा। ठीक है, देखिए यह रोग निस्यंदी विषाणु मतलब फिल्ट्रेबल वायरस, ठीक है, मतलब जो बहुत फिल्ट्रेबल होते हैं, मतलब छोटे छोटे जगह, मतलब फिल्ट्रेबल मतलब समझ ही रहे हैं आप कि जो फिल्टर करके भी वो जा सकते हैं। ठीक है, ये तो फिल्ट्रेबल वायरस होते हैं के कारण होता है। इस रोग का प्रभाव इसका देखिए पड़ता कहाँ है, केंद्रीय नाड़ी संस्थान मतलब सेंटर नर्वस सिस्टम, केंद्रीय नाड़ी संस्थान सीएनएस पे इसका प्रभाव पड़ता है, तथा रीढ़ की हड्डी और आंत की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, मतलब इंटेस्टाइन की जो कोशिकाएं होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं। आंत माने इंटेस्टाइन ही होता है। रीढ़ की हड्डी पे इफेक्ट डालता है, यह प्रायः बच्चों को होता है। आप सभी जानते हैं कि 2 बूंद जिंदगी की कहा जाता है, तो ये पोलियो के बारे में यही बताया जाता है कि 2 बूंद क्या होता है, जिंदगी की। ठीक है, बच्चों के होता है। अब देखिए शरीर इससे बचने के लिए रोग प्रतिकारक पदार्थ का निर्माण करने लगता है, जिसे विषाणु मर जाते हैं और रोगी पूर्ता। होता क्या है ना, जो ये 2 बूंद जो कहते हैं 2 बूंद जिंदगी की, अब इसमें होता क्या है, शरीर इससे बचने के लिए रोग प्रतिकारक पैदा करता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, पदार्थ का निर्माण करने लगता है, मतलब जो अब ऐसा करता है कि वो सामने जो विषाणु होते हैं उसको क्या करता है, वो मार देता है। ठीक है, अब इसमें आपको जो याद रखना वो ये याद रखना है, देखिए इस रोग से बचाव के बच्चों को पोलियो निरोधी वैक्सीन मैंने बता दिया आपको, ये मैंने बता दिया कि मतलब 2 बूंद जिंदगी की वाली। अब इम्पॉर्टेंट आपको देखिए क्या आता है, जो 1 साल का टीका होता है, साल्क वैक्सीन की, ठीक है, जिसकी खोज किसने किया था, जिसकी खोज साल्क ने किया था। ठीक है, साल्क ने ही खोजा था इसको, तो इंजेक्शन के द्वारा दी जाती है। पहले क्या था कि साल्क टीका का जो निर्माण हुआ था, साल्क वैक्सीन जिसका किसने किया था, साल्क ने ही किया था, इंजेक्शन के द्वारा दी जाती है। एल्बर्ट सेबिन ने, पहले तो ये इंजेक्शन के द्वारा थी, जैसे साल्क ने किया था। ठीक है, एल्बर्ट सेबिन 1957 में मुख से लेने वाली पोलियो ड्रॉप, जो ये अब पोलियो ड्रॉप जो चलती है, आपको क्वेश्चन में आ सकता है कि जो पोलियो ड्रॉप जो ये चल रही है, अब जो पोलियो ड्रॉप की जो खोज की थी वो किसने की थी, आपको सिंपली याद रखना है एल्बर्ट सेबिन। और सबसे पहले जो है पोलियो की दवा किसने बनाई थी, तो साल्क ने बनाई थी, किसके थ्रू, वैक्सीन इनका जो है वो था मेन, तो साल्क जो है, साल्क का टीका। अगर देखा जाए तो पोलियो ड्रॉप जो है किसने, पोलियो ड्रॉप क्या था, पहले जो मुख से लेने वाली जो पोलियो ड्रॉप है वो कहते हैं एल्बर्ट सेबिन। आपको याद रखना है भाई मेरे, किसने किया था, एल्बर्ट सेबिन ने। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन देखिए यही आते हैं, आपको छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं उठाता है, और जब हम वो एग्ज़ाम में नहीं कर पाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि पेपर तो बहुत हार्ड था। लेकिन आपको क्या हुआ, कभी भी चाहे मैं पढ़ाऊँ चाहे कोई पढ़ाए, कभी भी अगर आप कोई भी चीज़ पढ़िए, तो आप कोई भी टॉपिक पढ़िए तो उसका आप कोशिश करिए कि उसको एकदम डीपली पढ़िए, मतलब कोई भी चीज़ वहाँ छूटे ना। अब ये नहीं कि फालतू चीज़ें पढ़ लिया, जैसे यहाँ पे है, जैसे साइंटिस्ट है, अब इसमें क्या आपका आ रहा है, इसमें कि जो वैक्सीन से पहले साल का वैक्सीन लगता था, अब जो है मुख से लेने वाली दवाई बना दी गई एल्बर्ट सेबिन द्वारा, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसे ही चीज़ों जब भी आप पढ़िए, अपने से भी पढ़िए, तो आप ऐसी चीज़ों को बाहर निकाला करिए, क्योंकि एग्ज़ाम में यूपी ट्रिपल एस सी देखिए क्या होता है ना, जो यूपी ट्रिपल एस सी होता है उसका पैटर्न बहुत अजीब तरह का है, वो आपको एग्ज़ाम में कुछ भी दे, वो फैक्ट तक दे देता है एग्ज़ाम में, मतलब पॉइंट में भी अगर है, मतलब प्रोटॉन का जो है आपका चार्ज तक पूछ सकता है, उसका ये हालत है, मतलब यूपी ट्रिपल एस सी का, मतलब उसके पेपर का लेवल जो है बहुत हार्ड भी हो सकता है, बहुत ईजी हो सकता है। अब देखिए हार्ड को ईजी कैसे बनाना है, इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को हमको तैयार करके। ठीक है, अब करके प्रतिरक्षीकरण का आसान बना देता है। ठीक है, अब क्या बस ये याद रखिए कि एल्बर्ट सेबिन। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट मैं वही आपको बताऊंगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि सारी चीज़ें आप पढ़िए, जिससे आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं आप वही चीज़ें पढ़ा करिए। ठीक है, जिसको आपको लगे कि नहीं, अगर मैं मान लीजिए 25 क्वेश्चन आ रहा है, मैं ये पढ़ के आपको यहाँ से इतना क्वेश्चन करके निकाल सकता हूँ, आप उसको पढ़िए। ठीक है, अब देखिए डेंगू ज्वर, डेंगू फीवर आप सभी सुन रहे हैं, जो कि अब ये मौसम चल रहा है। ठीक है, डेंगू का मौसम, अब ये बहुत तगड़ा, आप देखिए डेंगू फैलेगा इसमें। ठीक है,
यह रोग विषाणु के कारण, पहला कि ये विषाणु के कारण होता है। इस रोग को, अब देखिए यहाँ पे आपको समझाऊंगा एक चीज़। इस रोग को एडिस एजिप्टी, एडिस एल्बोपिक्टस, क्यूलेक्स फगिसनसस, ठीक है, नामक मच्छर संचारित करते हैं। लेकिन देखिए होता किससे, ये विषाणु के कारण हो रहा है, लेकिन इसका संचारण कौन करता है, फैला कौन रहा है, तो भैया ये मच्छर फैलाते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। इसके वाहक कौन है, इसके वाहक तो मच्छर है ना भैया, लेकिन फैल किससे रहा है, ये विषाणु से फैल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ये ध्यान देना, ठीक है। विषाणु के कारण हो रहा है, ठीक है। इस रोगी को, जो इसका रोग है वो कौन, एडिस एजिप्टी, एडिस एल्बोपिक्टस, क्यूलेक्स फगिस नसस। तो आपको इम्पॉर्टेंट जो इसमें है, आपको इम्पॉर्टेंट ये है, ये एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। एडिस एजिप्टी मॉस्किटो का नाम जो पूछा गया है, एडिस एजिप्टी। इसी तरह 4 मॉस्किटो कोई नाम दे देगा, आपको सही करना होगा एडिस एजिप्टी, ये आप ध्यान देना थोड़ा भैया, ठीक है। इस रोग में अचानक तेज ज्वर आता है, तेज ज्वर आता है, ठीक है। चेहरे पर पित्तियाँ निकल आती हैं तथा सिर, आंखों और पेशियों और जोड़ों में बहुत जोरों का दर्द होता है। यह महामारी के रूप में अचानक फैलता है। इस रोग को हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं, ठीक है। अब भैया कोई हमको कमेंट करके बता देना, ठीक है, कि इसमें किस चीज़ की कमी हो जाती है, बस आप इसका मुझे जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। जिसको भी पता होगा ये कमेंट कर देना, नहीं होगा तो अगली क्लास में मैं इसको जो है आपको बताऊंगा, ठीक है। ये आपको बताना है कि डेंगू में किस चीज़ की कमी हो जाती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, या किस चीज़ की कमी हो जाती है, ये आपको बताना है। तो मैं अगला चलता हूँ। आप डेंगू ज्वर यहाँ आपने देख लिया, देखिए अब आते हैं किस पे, अब आते हैं हेपेटाइटिस या पीलिया या जॉन्डिस। अभी इसके बारे में कुछ मैं और आपको, जो आपने मेरा जो टॉपिक वो देखा होगा, कौन सा, आपने जो मेरा ह्यूमन डिजीज़ का देखा होगा, तो मैंने जॉन्डिस के बारे में आपको बताया था, ठीक है। ह्यूमन डिजीज़ मैंने आपको जॉन्डिस के बारे में बताया था, आप वो मेरा क्लास देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने उसमें सारी बीमारियों के बारे में बताया है। मतलब सारी बीमारियों, क्या मतलब, जो शरीर में इस बीमारी के बारे में इसमें बता रहा हूँ मैं, उसमें मैंने आपको सब बताया है, किस हिसाब से भोजन का पाचन होता है, कहाँ से कौन सी एंजाइम निकलता है, ठीक है। कौन जो है बाइल जूस कैसे जो है वो तोड़ता है उसको, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे आपको डिस्कस किया है, ठीक है भैया। तो कोई भी किसी को डाउट हो तो वो हमसे जो है आप पूछ सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं जॉन्डिस के बारे में। जॉन्डिस मतलब पीलिया जिसे कहते हैं, हेपेटाइटिस। अब देखिए पहले ये जानते हैं हेपेटाइटिस क्या है। तो आप सभी को पता है जॉन्डिस में क्या होता है, अफेक्टेड ऑर्गन कौन सा होता है, पहली चीज लीवर, ये आपको ध्यान देना है। अफेक्टेड ऑर्गन कौन सा है, लीवर है, ये आप एकदम दिमाग में बैठा लेना भाई, ये पूछ सकता है एग्जाम में, जो मैं बता रहा हूँ बहुत ध्यान से आप ध्यान दो भैया। जॉन्डिस कौन सा ऑर्गन अफेक्ट करता है, तो वो लीवर है, ये ध्यान देना आप। दूसरी चीज़ हेपेटाइटिस या पीलिया या जॉन्डिस, ये हेपेटाइटिस, जो लीवर का जो अध्ययन किया जाता है, लीवर सेल, जो उसका हेपेटिक सेल कहते हैं। जैसे ये जो है ना लीवर की जो सेल इधर है, वो हेपेटिक सेल होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसके अध्ययन को, लीवर के अध्ययन को हेपेटोलॉजी कहते हैं, ये आपको ध्यान देना है। लीवर के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएगा, आपको सही टिक करना है किस पे, हेपेटोलॉजी पे टिक करना है, ये आप ध्यान देना भैया, हेपेटोलॉजी। यहाँ पे अगर किसी को कोई डाउट है तो भैया बताओ, बताओ, यहाँ अगर किसी को कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं, बताइए, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ। हेपेटाइटिस मतलब लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं, हेपेटोलॉजी, ये आप ध्यान देना। अब दूसरी चीज़ चलिए, हेपेटाइटिस या पीलिया या जॉन्डिस, ये आपको चीज़ें ध्यान देनी है। अब देखिए पीलिया ये होता क्यों है, जॉन्डिस होता क्यों है। हम सभी जानते हैं कि लीवर से क्या निकल रहा है, लीवर से निकल रहा है हमारा बाइल जूस, ठीक है। और ये जब बाइल जूस एक्स्ट्रा हो जाता है तो कहाँ जाता है, गॉल ब्लेडर में हमारे जाता है, ये आपको पता है। अब होता क्या है ना, ये बाइल जूस में जो है, जो बाइल पिगमेंट होता है उसमें वो बढ़ जाता है, क्या क्या बढ़ जाता है, तो उसको नाम देख लीजिए आप, बिलीरूबिन। बिलीरूबिन क्या होता है ना, वो बढ़ जाता है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा पेन ले लेता हूँ जिससे आपको थोड़ी सुविधा होगी,
मान लीजिए इरेजर और लिंक मैं कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको क्या लेता हूँ, पेन ले लेता हूँ। चलिए यहाँ पे आपको सुविधा होगी, ठीक है। अब होता क्या है कि देखिए यहाँ पे आप देखते रहिए, बाइल जूस कौन सीक्रेट किया, ये लीवर सीक्रेट किया। जब ये एक्सेस हो जाता है ना, जब ये एक्सेस हो गया तो ये कहाँ स्टोर हुआ, ये आपका गॉल ब्लेडर में हुआ, ठीक है। एक्सेस जो भी हुआ ये गॉल ब्लेडर में आपके चला गया, ठीक है। अब बाइल जूस में होता ये है कि जो पिगमेंट होते हैं, एक होता है बिलीरूबिन। अब बिलीरूबिन क्या करता है ना, ये जब बढ़ जाता है तो यही हमको क्या, ये पीलिया हो जाता है, ठीक है। इसी को कहते हैं लीवर सही से काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अधिक मात्रा में चला आता है बाइल पिगमेंट, जिसमें यकृत में मतलब लीवर पित्त वर्णक का निर्माण अधिक मात्रा में होने लगता है, ठीक है। जिससे मतलब वो बताया ना बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। परंतु यकृत की कोशिकाएं इसका इसका उत्सर्जन निम्न मात्रा में करता है। फलतः पित्तवर्णक यकृत सीरा के माध्यम से रक्त में प्रवेश कर जाता है। अब क्या होता है कि यकृत जो है सीरा के माध्यम से रक्त मतलब रक्त में ये प्रवेश कर जाता है, ठीक है। ये प्रवेश कैसे कैसे, ये जो वर्णक होता है ये हमारे ब्लड में चला जाता है, ठीक है। जिससे कि हमारा जो पेशाब होता है, जो टॉयलेट होता है, ये भी क्या येलो कलर का होता है, ठीक है। खून में पित्त मतलब वही बाइल, मैंने जो बताया बाइल में क्या एग्जाम में पूछा गया है भैया, ठीक है। तो बिलीरुबिन होगा, ये ध्यान देना आप लोग, बिलीरुबिन की मात्रा जो है बढ़ती है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। ठीक है। अब ये लो आप देखते होंगे आंखें पीली हो जाती हैं, शरीर पीला लगने लगता है, तो ये सारी चीज़ें इसमें होता है, ठीक है। तो इसमें आपको जानना क्या है कि ये यहाँ मैंने आपको पूरा फंक्शन बता दिया, आप इस फंक्शन को जो है यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए उपचार में क्या होगा। इस रोग से बचने के लिए ठंडक से बचना चाहिए, मतलब ठंडी चीज़ों का सेवन कम करना चाहिए, परंतु पौष्टिक आहार ग्रहण करना चाहिए, ठीक है। रोगी को तब तक आराम करना चाहिए जब तक सीरम में बिलीरुबिन, जो मैंने बताया अभी आपका, बिलीरुबिन की मात्रा कितना 1.5 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर ना हो जाए। अब देखिए, अब ये जो आपको मात्रा है, आप ये यूपी ट्रिपल एससी के लिए आपके इम्पॉर्टेंट है, पीसीएस के लिए नहीं इम्पॉर्टेंट है, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अभी आप लोगों ने दिया होगा, अभी जो लेटेस्ट जो लोअर का पेपर हुआ था उसमें आपको मात्रा तक पूछ दिया था, ठीक है। कि जो ब्लड शुगर या ब्लड जो शुगर होता है उसका लेवल कितना होना चाहिए हमारी बॉडी में, आपने ये क्वेश्चन देखा होगा, आप ही सर्च करिएगा मिल जाएगा आपको। तो आपको ये ध्यान देना है 1.5 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर, आपको ये ध्यान देना है, ठीक है। अब आते हैं हाइड्रोफोबिया और रेबीज़। आप ये तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, रेबीज़ आपने सुना होगा, जो लोग भाई गांव से होंगे या शहर से भी होंगे तो भी तो भाई सुने होंगे, कि वो नहीं सुनेंगे। अब देखिए क्या होगा, हाइड्रोफोबिया या रेबीज़, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं हाइड्रोफोबिया या रेबीज़। हाइड्रो मतलब क्या होता है, पानी, यहाँ जोड़िए, फोबिया मतलब डर, मतलब सिंपली आप ये ध्यान दीजिए पानी से डर। आप देखते होंगे कि जिनको ये रेबीज़ होता है, रेबीज़ जिनका हो जाता है, मतलब वो कुत्ते काटते हैं या बंदर काट लेते हैं, ये सारी चीज़ें जब होता है उनको, तो होता क्या है ना कि पानी से वो बहुत डरने लगते हैं, ठीक है। पानी सामने रखिए तो बताते लोग ये हैं, पानी सामने रखिए तो वो जो है उससे भय होता है उनको। तो हाइड्रोफोबिया मतलब पानी से डर, एक तरह से रेबीज जिसे आप कहिए ना नॉर्मली, ठीक है। आपको रेबीज आता है एग्जाम में। यह एक संघातिक रोग है जिसका संक्रमण, अब देखिए इसका इफेक्ट कहाँ होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे होता है। इसका संक्रमण पागल कुत्ते, भेड़िया, लोमड़ी मतलब कुछ भी ऐसी प्रजाति है उसके काटने से होता है, क्योंकि यह रोग सर्वप्रथम इन्हीं जंतुओं में होता है, पहले ये इन्हीं जंतुओं में होता है, ठीक है। इसे काटने से रोगी के विषाणु क्या होते हैं, शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। होता ये है कि जैसे मान लीजिए किसी कुत्ते को, भेड़िया, लोमड़ी में इसके विषाणु क्या हुआ, प्रवेश है, मतलब वो इनके अंदर हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि जब वो काटेंगे तो उसके थ्रू हमारे इंसानों में आ जाता है, ठीक है, हम सभी में आ जाता है जिसको काटते हैं, ठीक है। विषाणु शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और समुचित समय पर चिकित्सा न की जाने पर तंत्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं, ठीक है। अगर समय से इसका क्या है चिकित्सा न किया जाए तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रभावित करता है। यह रोग 2 रूपों में देखने को मिलता है। पहला मतलब ये 2 तरह के इसमें आते हैं। पहला क्या है,
एक में उत्तेजना होती है, एक्साइटेड मतलब जैसे कि घबराहट टाइप मान लीजिए, ये नहीं उत्तेजना वाला वो वाला नहीं, इसमें क्या होता है एक्साइटमेंट वाला नहीं यहाँ पे है, यहाँ पे है उत्तेजना होती। कैसी देखिए, जल से भय उत्पन्न होता है, मैंने जो बताया हाइड्रोफोबिया, ठीक है वही है, जल से भय उत्पन्न होता है। और रोगी की आवाज़ कुत्ते के भौंकने जैसी निकलती है, ये ध्यान दीजिएगा आपको, ये तो आप सभी देखे होंगे, ठीक है सुने भी होंगे, ठीक है। क्या होता है कि इसमें क्या होता है पानी से डर होता है, दूसरा भौंकने जैसी आवाज़ निकलती है। दूसरे में क्या होता है, रोगी को पक्षाघात मतलब पैरालिसिस हो जाता है, तेज ज्वर होता है, भयंकर सिर दर्द होता है, वमन वोमिटिंग भी होता है, करने की प्रवृत्ति और बेचैनी महसूस होने लगती है। मतलब एक में पानी से डर हो जाता है और आवाज़ जो है कुत्ते जैसी भौंकने वाली जैसी निकलती है, दूसरे में पैरालिसिस तेज ज्वर, ये सारी मतलब ये 2 टाइप के इसमें थे। उपचार क्या है कि रेबीज रोधी, जैसे देखते हो कुत्ता काटता हुआ तुरंत हम लोग जाते हैं रेबीज का इंजेक्शन लगाते हैं, मतलब एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है, जिसे रेबीज जो है खत्म हो जाए। अब देखिए ये आपको इम्पॉर्टेंट, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ मैं पेन ले लेता हूँ, पेन लेके फिर आपको समझाता हूँ। इस टीके की खोज लुई पाश्चर ने किया था, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। लुई पाश्चर ने किया था। घाव को शुद्ध कार्बोनिक या नाइट्रिक एसिड से धो देना चाहिए। घाव को कैसे धोना चाहिए, घाव को जैसे कुत्ता जैसे तुरंत काटा तो आगे तुरंत कार्बोनिक एसिड या नाइट्रिक एसिड से आपको धुल देना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ आपको यहाँ ध्यान देनी है कि लुई पाश्चर ने इसके रेबीज़ के टीके की खोज लुई पाश्चर ने किया था। ये एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुका है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट या मैं वेरी इम्पोर्टेंट इसको कर देता हूँ। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो कमेंट में कमेंट कर देगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मेनिंजाइटिस है। अब मेनिंजाइटिस आपको यहाँ पे मैं बता दूँ दिमाग से संबंधित ये बीमारी है। इसमें देखिए क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। मेनिंजाइटिस, पहले तो नाम याद रखिए, मेनिंजाइटिस मेनिंजाइटिस। इस रोग में मस्तिष्क प्रभावित होता है। कौन सा पार्ट प्रभावित होता है, इंपॉर्टेंट आपका ये है, पहले बताइए कौन सा पार्ट, तो इंपॉर्टेंट ये है मस्तिष्क मतलब दिमाग, ठीक है। इस रोग में रोगी को तेज बुखार आता है। इस रोग में क्या होता है, रोगी को तेज बुखार आता है, ये आप ध्यान देना, तथा बाद में बेहोशी भी होने लगती है। रोगी को तेज बुखार भी आता है और बाद में बेहोशी भी, मतलब मस्तिष्क तथा मेरुरज्जा, मस्तिष्क और मेरुरज्जा के ऊपर एक चढ़ी झिल्ली के नीचे रहने वाले द्रव्य जो हमारे मस्तिष्क होते हैं और मेरुरज्जा जो होती है, ठीक है, उस पर क्या होता है, जो झिल्ली चढ़ी होती है, जो एक लेयर होती है, मेम्ब्रेन होती है, उसमें एक जो द्रव्य होता है सेरिब्रो स्पाइनल द्रव्य, सेरिब्रो आपको याद क्या रखना है, ये आपको इम्पोर्टेंट देखिए है सेरिब्रो स्पाइनल द्रव्य, ठीक है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भी कहा जा सकता है, से संक्रमण होता है। इस रोग से बचने के लिए मेनिंजाइटिस रोधी टीका लगवाना चाहिए। मतलब इसमें क्या होता है कि जो आपका क्या होता है मस्तिष्क है या मेरुरज्जा है के ऊपर जो क्या होता है, जो चढ़ी हुई झिल्ली जो है, ठीक है, जो परत है, जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, उसमें क्या होता है एक द्रव्य होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, उसमें क्या होता है संक्रमण, मतलब वो इन्फेक्टेड हो जाता है। तो इस रोग से बचने के लिए मेनिंजाइटिस रोधी टीका लगवाना चाहिए, ये आपको ध्यान दीजिए इसमें नॉर्मल क्या होता है, ठीक है। सबसे बड़ी बात सीएम मतलब मस्तिष्क प्रभावित होती है, इसमें किससे होता है सेरिब्रो स्पाइनल द्रव्य की कमी हो जाती है। और अफेक्टेड क्या होता है, कहाँ पे ये होता है, किसके ऊपर, किस मेम्ब्रेन के ऊपर, तो मस्तिष्क और मेरुरज्जा के ऊपर जो मेम्ब्रेन होता है उसमें ये पाया जाता है, ठीक है। ट्रैकोमा, यहाँ ध्यान दीजिए ट्रैकोमा, ठीक है, ट्रैकोमा बीमारी देखिए क्या है, ये आँख की कॉर्निया का सांसर्गिक रोग है। मतलब ये सब, अब इतना ध्यान दीजिए ट्रैकोमा मतलब आँख से संबंधित। अगर ये मैच दे फॉलो में आता है तो भी आप सिंपली लगा सकते हैं, ये दे सकता है कि मेनिंजाइटिस, एक तरफ मेनिंजाइटिस दे दिया, एक तरफ ट्रैकोमा दे दिया, एक तरफ आपका जॉन्डिस दे दिया, मान लीजिए एक कोई भी और रोग दे दिया, टाइफाइड हो गया, ठीक है। अब उसमें क्या करेगा, राइट साइड में आपको एक ऑप्शन देगा, ये पीसीएस में भी ऐसे है, पीसीएस में ऐसे आता है, ठीक है, और यूपी ट्रिपल एस में अब तो देने लगे, मेनिंजाइटिस दे देगा, दाने दे देगा, राइट में प्रभावित अंग, बीमारी प्रभावित अंग, जैसे मैं यहाँ बता देता हूँ पेन लेके, आप सभी देखिए क्वेश्चन आते कैसे, यहाँ से देखिए। अब यहाँ पे दे देगा बीमारी, पहले यहाँ देखिए ये दे देगा बीमारी, अब यहाँ पे प्रभावित अंग, ठीक है, प्रभावित अंग दे दिया, यहाँ दे दिया आपको, दे दीजिए मेनिंजाइटिस दे दिया, यहाँ पे
ट्रैकोमा दे दिया, यहाँ पे आपको दे दिया मान लीजिए जॉन्डिस दे दिया, ठीक है। आपको यहाँ पे जॉन्डिस दे दिया। अब जॉन्डिस में क्या होगा कि मेनिंजाइटिस, ट्रैकोमा, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे दे दिया मान लीजिए आँख, इसके सामने दे दिया, ठीक है, आँख दे दिया। इसमें आपको दे दिया लीवर दे दिया, मतलब यकृत दे दिया, ठीक है। यहाँ मस्तिष्क दे दिया। तो भाई जब आपको पता रहेगा तभी तो आप लगाओगे ना। मेनिंजाइटिस मतलब मस्तिष्क, ट्रैकोमा मतलब आँख से संबंधित, जॉन्डिस और लीवर। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसे भी थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। आप तो मैं कहूँगा कि जगह पे एक बना लीजिए किससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, ठीक है। अब देखिए इससे कॉर्निया में वृद्धि आती है, मतलब कॉर्निया का साइज क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, जिससे रोगी निद्राग्रस्त, जैसे लगता है कि रोगी हमेशा जैसे कि सोया हुआ दिखता है, ठीक है, जैसे कि उसको नींद हमेशा महसूस हो रही है। इस रोग से बचने के लिए पेनिसिलिन क्या क्या, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस रोग से बचने के लिए क्या क्या, पेनिसिलिन, क्लोरोमाइसिटिन आदि का प्रयोग करना चाहिए। किसका किसका, पेनिसिलिन और क्लोरोमाइसिटिन, आपको इसका यूज़ करना चाहिए ट्रैकोमा में, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ मैं। यहाँ आते हैं आप चिकन पॉक्स पे, ठीक है भैया। यहाँ आते हैं किस पे, चिकन पॉक्स पे आते हैं। छोटी माता, जैसे मैंने बताया था ना, उसको क्या कहते हैं, उसको मैंने आपको बताया था कि बड़ी माता कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इसको छोटी माता कहते हैं, ठीक है। उसको बड़ी माता मतलब स्मॉल पॉक्स, नाम तो वो है ना स्मॉल पॉक्स, मतलब सीधे जो चेचक कहते हैं, इसको छोटी माता कहते हैं, चिकन पॉक्स। यह रोग भी चेचक की तरह ही होता है, बहुत ही संक्रामक होता है। इसमें हल्का बुखार होता है तथा शरीर पर वही मतलब रैसेस निकल जाते हैं, जो बाद में जल विस्फोटों में बदल जाता है, ठीक है, वही जो छाले पड़ना। इस रोग से बचने के लिए चेचक के टीके लगवाना चाहिए, तो सफाई पर ध्यान देना चाहिए, मतलब वही सेम चीज़ है, लेकिन इसके दो हैं, एक में बड़े चकत्ते पड़ते हैं, एक में छोटे छोटे पड़ते हैं, ये आप ध्यान दीजिएगा। रेसेस और पानी आना मतलब छाले बनना, ये सबके लिए नॉर्मल ही आपके इसमें है। चेचक और मतलब छोटी माता और चिकन पॉक्स और ये क्या कहते हैं आपका जो चेचक था हमारा, ठीक है, स्मॉल पॉक्स, वो मैक्सिमम सिमिलर है, ठीक है, दोनों सिमिलर ही हैं। अब मीजल्स आता है, खसरा। अब देखेंगे खसरा जो है बहुत ही फेमस चला था, ठीक है। मेजल्स, इसके लिए बहुत ही WHO ने भी बहुत प्रयास किया है, WHO ने बहुत प्रयास किया मेजल्स के लिए, ठीक है। इस रोग का कारक यहाँ पे याद रखना, इसमें वायरस कौन सा काम कर रहा है, ठीक है। इस रोग का कारक मोरवेली विषाणु, आपको क्या याद रखना है, मोरवेली विषाणु, आपको यहाँ याद रखना। इस रोग का कारक मोरवेली विषाणु है। इस रोग में संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। यह वायुवाहित रोग है। इस रोग के विषाणु नाक से स्राव द्वारा फैलते हैं, ठीक है। मतलब विषाणु जब नाक हम लोग की जब बहती है, जिसे कहते हैं कि जो है हम लोग की नोज़ी जिसे कहते चलने लगती है, तो विषाणु नाक से जो फैलते हैं। इस रोग के आरंभ में नाक व आँख से पानी बहने लगता है। पहले देखिए शुरुआत क्या होगा, नाक व आँख से पानी बहता है। शरीर में दर्द रहता है, शरीर में क्या हो रहा है, दर्द रहता है, तथा ज्वर आदि लक्षण प्रकट होते हैं, ठीक है। ज्वर हो गया मतलब आपका जो है जैसे बुखार हो गया, और भी लक्षण इसमें मतलब दर्द होना, नाक आँख से पानी निकलना, ये सारी चीज़ें रहती हैं। 3-4 दिन बाद क्या होता है, शरीर पर लाल दाने पड़ जाते हैं, लाल दाने हो जाते हैं, ठीक है, शरीर पर। इसके उपचार के लिए रोगी को आराम करना चाहिए, ठीक है। इसके उपचार के लिए क्या करना चाहिए, रोगी को आराम करना चाहिए, ठीक है, रोगी को आराम करना चाहिए और हल्का भोजन तथा उबला पानी पीना चाहिए। तो बच्चों आप सभी यहाँ देख रहे होंगे, इसके उपचार के लिए रोगी को आराम करना चाहिए और हल्का भोजन क्या करना चाहिए, और उबला पानी पीना चाहिए। तो आप सभी यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। किसी को डाउट हो तो कमेंट करिएगा, ठीक है। मैं कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई कर दिया करूँगा, ठीक है। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें ध्यान देना क्या, मोरवेली विषाणु ध्यान देना है आपको, ठीक है। इस रोग में संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है, यह वायु वाहित रोग है, ठीक है। तो आप ये ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं, मम्प्स। अब जो मेरा चैप्टर या टॉपिक जो भी देखा होगा, कौन सा, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम वाला मेरा चैप्टर देखा होगा,
उसको ये चीज़ पता होगा मम्स के बारे में, क्योंकि मैंने उसमें बताया था आपको मम्स के बारे में, ठीक है। अब देखिए क्या है इसमें, इस रोग का कारक मम्स वायरस है। क्या है इसका रोग का कारण, ये मम्स वायरस इस रोग का कारण है, ठीक है। अब देखिए मम्स के बारे में मैंने आपको भी डिस्कस करूंगा इसको बहुत अच्छे से। चलिए पहले आपको इसको एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ, फिर आपको मैं मम्स के बारे में बताता हूँ, ठीक है। पहले हाइलाइटर में ले लेता हूँ। चलिए, मम्प्स, MUMPS वायरस, मम्प्स वायरस, ठीक है। इस रोग में लार ग्रंथियां प्रभावित हो जाती हैं। इस रोग के विषाणु का प्रसार रोगी की लार से होता है। प्रारंभ में सिर दर्द तथा कमजोरी होती महसूस होती है। 1-2 दिन बुखार रहता है। 1-2 दिन बुखार रहने के बाद कान के नीचे क्या होता है, पैरोटिड ग्रंथियों में क्या होती है, सूजन आ जाती है, ठीक है। इसके उपचार के लिए नमक से पानी की सिकाई करनी जाती है। टेरामाइसिन का जो इंजेक्शन है वो लगवाना चाहिए। तो आप ये पता है। अब मैं इसको थोड़ा मैं आपको ये समझा देता हूँ। इसमें मैं आपको ये समझा देता हूँ कि देखिए, मैंने बताया था 3 जो है सलाइवरी ग्लैंड जो है 3 है। पहली कौन सी थी, सब मैंडाबुलरी, सब मैक्सिलरी, तीसरी पैरोटिड, तीसरी कौन सी थी, पैरोटिड। तो आपको इंपॉर्टेंट ये ध्यान देना, पैरोटिड मैंने बताया था कि सांप में जो जहर निकलता है वो पैरोटिड ग्रंथि से निकलता है, ठीक है। होता क्या है, जो हमारे ये चिक्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे ये चिक्स होते हैं, मतलब CHEECKS चिक्स होते हैं, ये का जो ये यहाँ पे जो होती है हमारी ग्रंथियाँ, ये जो ग्रंथियाँ होती है यही होती है क्या, सिलेवरी की पैरोटिड ग्रंथियाँ होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जो वायरस होता है मम्प्स वायरस, ठीक है, मम्प्स वायरस होता है। अब वो क्या होता है, उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो है स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है, मतलब पैरोटिड ग्रंथि इससे प्रभावित होती है, वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है। तो उसी में क्या होता है, ये मम्प्स वायरस की वजह से होता है। ये आपको एग्जाम में आया हुआ है कि मम्प्स वायरस किस ग्रंथि के एबनॉर्मेलिटीज के कारण होता है, तो सिलेवरी ग्लैंड। अगर बहुत डीपली पूछा है तो आप पैरोटिड ग्लैंड उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस रोग में लार ग्रंथियां प्रभावित होती हैं, ये आपको ध्यान देना है। प्रारंभ में सिर दर्द तथा कमजोरी होती है और 1-2 दिन बुखार रहने के बाद कड़ के नीचे स्थित पैरोटिड ग्रंथि में सूजन आ जाती है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ फिर। अब आते हैं, आपका कहाँ कितना हो गया, आपका जो है जितने वायरस से संबंधित थे, मतलब आपके बैक्टीरिया यहाँ हो गया, दूसरा बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया। अब नंबर किसका आया, अब फंगल का आया, जिसे फफूंद जनित रोग कहते हैं, फंगल डिजीजेस कहते हैं, ठीक है। अब क्या है इसमें, पहले देखते हैं हम दमा के बारे में, ठीक है। दमा जिसे अस्थमा कहते हैं, ठीक है। ये हमको पता है कि ये फफूंदी से होता है, मतलब फंगस से होता है, ठीक है। यह एक संक्रामक रोग है। मनुष्य के फेफड़ों में किसका होता है, एस्परजिलस फ्यूमिगेटिस। ये आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। मनुष्य के फेफड़ों में एस्परजिलस फ्यूमिगेटिस नामक कवक के जो स्पोर्स होते हैं पहुंचकर वहां जाल बनाकर फेफड़ों में सूक्ष्म नलियों में सिकुड़न ला देते हैं। मतलब इसमें हो क्या रहा है, इसमें आपका हो रहा है कि जो एस्परजिलस फ्यूमिगेटिस होता है वो फंगस होता है, वो स्पोर्स के थ्रू क्या होता है, वो नामक कवक के बीजाणु स्पोर्स जो है क्या होता है, पहुँच कर क्या होता है फेफड़ों में जाल बना देते हैं, जिससे सिकुड़न वो ला देते हैं, जिससे कि हमारा क्या होता है, अस्थमा डिजीज हो जाता है, ठीक है। दमा के इलाज में डेरिफाइनिल, टेड्रॉल, एड्रेनलिन, ब्रोमहेक्सिन, प्रेडनिसलोन, डेल्टा कॉटिल नामक दवाओं का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आप ये दवाएं, एड्रेनलिन याद रखिए, उसके बाद आपका ब्रोमोहेक्सिन याद रखिए, डेरिफाइलिन, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट दवा है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट दवा, ये आप याद रखिए, एग्जाम में आपके पूछा गया है, ठीक है। तो यह एक संक्रामक रोग है। मनुष्य के फेफड़ों में एस्परजिलस फ्यूमिगेटिस नामक कवक के बीजाणु स्पोर्स पहुंचकर वहां जाल बनाकर क्या करते हैं, फेफड़ों में सूक्ष्म नलियों में सिकुड़न ला देते हैं। आपको मेन ये याद रखना है अस्थमा के बारे में। जहाँ भी आपको अगर दिक्कत हुआ करे, ठीक है, आप कमेंट किया करिए। और एक चीज़ मैं कहूँगा, आप इसका ना हो तो स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, जिससे कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। अब देखिए, अब आते हैं किस पे, गंजापन पे, बाल्डनेस। अब बाल्डनेस देखिए 2 तरह की चीज़ें लोग कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये जेनेटिक होता है,
और ये सही बात भी है, कुछ लोग जेनेटिक भी होता है, और लेकिन मेन क्या होता है, ये मेन ये होता है आपका फंगस से होता है, फफूंदी से ये बाल झड़ना, ठीक है, जो गंजापन होता है। यह टीनिया केपिटस, नाम याद रखिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। बाल्डनेस किसके थ्रू होता है, टीनिया कैपिटस वायरस के थ्रू होता है, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, फंगस के थ्रू होता है, ठीक है। टीनिया कैपिटस फंगस के थ्रू होता है, मतलब जो बाल्डनेस होता है यह टीनिया कैपिटस नामक कवक से होता है। इस रोग में सिर के बालों की ग्रंथियां कवकों द्वारा नष्ट कर दी जाती, मतलब जो सिर के बालों की जो ग्रंथियां होती हैं, ग्लैंड्स होते हैं, वो फंगस द्वारा क्या कहते हैं, ख़त्म कर दिए जाते हैं, नष्ट कर दिए जाते हैं, जिससे सिर के बाल टूटने लगते हैं। अब सिर के बाल देखिए टूटने लगते हैं, कैसे होता है, ठीक है। आपको ध्यान देना है पहली चीज़ कि गंजापन किसके थ्रू हो रहा है, ये फंगस के थ्रू हो रहा है, और कौन सा फंगस है, टीनिया कैपिटस, ठीक है। इस रोग में सिर के बालों की ग्रंथियां क्या होती है, नष्ट कर दिया जाता है, जिससे बाल टूटने लगते हैं, ये आपको ध्यान देना है। अब आता है अगला नंबर दाद का, रिंग वॉर्म का। अब देखिए ये क्या होता है, पहली चीज़ क्या आपको याद रखनी है, यह रोग ट्राइकोफाइटान, ये याद रखना आपको, कहीं आप नोट कर लीजिए, एक छोटा सा जो है बना के पेज, उस पर आप नोट करके कहीं रख दीजिए इसको, ठीक है। यह रोग ट्राइकोफाइटान नामक कवक से फैलता है, ये ध्यान दीजिएगा आपका, दाद रिंगवॉर्म, यह रोग ट्राइकोफाइटान नामक कवक से फैलता है। कवक त्वचा के अंदर अपना जाल बना लेता है। अब ये देखिए इसमें क्या हो रहा है, फंगस क्या करता है, क्या होता है, वो जाल बनाता है एक तरह से, ये ध्यान दीजिए, जैसे आपको याद हो गया होगा पिछला अस्थमा में देखिए जाल बना रहा था, ठीक है। इसमें देखिए ग्रंथियों को भी एक तरह से क्या कहते हैं, वो कवक जो है डिग्रेड करने लगता है उनकी जो है ग्लैंड्स को, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, कवक त्वचा के अंदर, जो मान लीजिए हमारी स्किन है ये, ठीक है, इसके त्वचा के अंदर वो जाके अपना जाल बना ले, जिससे त्वचा पर लाल रंग के गोल पड़ जाते हैं, ठीक है। आप देखे होंगे कि उसमें होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, जिससे आप थोड़ा वो समझ जाएंगे। हाइलाइटर मैं अगर आपको लूँ इस कलर का, तो चलिए देखते हैं, हो सकता है मैं आपको थोड़ा समझा दूँ। ये किनारे ऐसे ऐसे रेसेस हो जाते हैं, और बीच में देखेंगे तो ये डॉटेड टाइप ऐसे, ठीक है। वो मतलब ये बाहर वाला जो पोर्शन होता है ना, अंदर का तो हल्का होता है, बाहर का पोर्शन बहुत ही रेडिश हो जाता है, बहुत ही लाल हो जाता है, ये आप जानते हैं, ठीक है। जिसको भी हुआ होगा, आप कभी देखे होंगे रिंगवर्म, तो बाहर का पोर्शन क्या होता है ना, एकदम जो है वो लाल हो जाता है, ठीक है। तो समझ में आपको आ गया होगा, मैं आगे देखता हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एथलीट फुट पे आते हैं, ठीक है, एथलीट फुट पे आते हैं। अब एथलीट फुट क्या होता है, कि एथलीट फुट मतलब जो एथलीट का फुट है, ऐसे याद रख लीजिए आप, एथलीट फुट मतलब एथलीट तो भाई दौड़ रहा है मान लीजिए कोई, उसके फुट में हो गया, ठीक है, याद करने का तरीका अपना। अब देखिए इस रोग का कारक ट्राइकोफाइटॉन, सेम वही मैंने पिछले पढ़ा था, इस रोग का भी कारक क्या है, ट्राइकोफाइटॉन नामक कवक है। इस रोग का संक्रमण संक्रमित जमीन से होता है, मतलब अगर जो जमीन जो संक्रमित है उस पर अगर आप जा रहे हैं तो उससे आपको फैल जाता है, ठीक है। इस रोग का रोगाणु त्वचा के मुलायम, मतलब जो क्या होता है, जो रोगाणु इसका होता है वो त्वचा के मुलायम हिस्से को प्रभावित करता है, ठीक है। क्या करता है, त्वचा का जो मुलायम हिस्सा होता है उसको प्रभावित करता है, सिंपली आपको याद रखना है। बस इसमें यही आ सकता है कि किससे होता है, वायरस, फंगस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, तो आपको उस पर क्या करना है, ठीक है। अब यहाँ रहे फंगस से हो रहा है ये। अब खाज पे आते हैं, मतलब स्कैबीज, इस रोग का कारक क्या होता है, एस्केरिस स्कैबीज। अगर देखिए एग्ज़ाम में आपके आया कि स्कैबीज से जिससे हो रहा है उसका नाम क्या है, अब तो आप सीधे स्कैबीज यहाँ देखे, आप सीधे यहाँ देखे स्कैबीज यहाँ भी देख रहे हैं, तो आप उसको याद हो गया होगा, ठीक है, कि एस्केरिस स्कैबीज, ठीक है। इस रोग में त्वचा में खुजली, क्या होता है, त्वचा में खुजली होती है। इसमें हो क्या रहा है, इस रोग में त्वचा में खुजली होती है तथा सफ़ेद दाग पड़ जाते हैं, सफ़ेद सफ़ेद जो है चिकत्ते जो है जगह जगह पड़ने लगते हैं, ठीक है, खुजली होती है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब ये आपका यहाँ तक हो गया। अब आती है बात किस पे, अब आती है प्रोटोजोआ संबंधित रोगों पे आती है, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया,
मैं रिवाइज देखिए बताता चला जा रहा हूँ आपको। पहले मैंने बैक्टीरिया पढ़ाया, फिर मैंने आपको वायरस पढ़ाया, फिर मैंने फंगस पढ़ाया। अब मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, प्रोटोजोआ जनित रोग, मतलब जो प्रोटोजोआ के थ्रू होते हैं। ठीक है। अब देखिए निद्रा रोग या स्लीपिंग सिकनेस, आप सभी जानते होंगे कि बहुत लोग इसमें क्या होता है, सोने की एक तरह से मतलब बीमारी टाइप, जैसे नहीं कहते सोने की बीमारी है, तो अब जैसे हम लोग कहा जाता है कि सोने की बीमारी है इसको। सोने की बीमारी मतलब ऐसे ध्यान दीजिए कि इसमें ऐसा होता है कि एक जो है प्रोटोजोआ होता है जिसका नाम है ट्रिपैनोसीमा या ट्रिपैनोसोमा कह सकते हैं आप, यहाँ मान लीजिए सो लिख दीजिए आप। ठीक है। ट्रिपैनोसोमा सोमा नामक प्रोटोजोआ के कारण है, यह एक परजीवी है। ठीक है, पैरासाइट है जो सीसी मक्खी से शरीर में आश्रय लेता है। मतलब क्या हुआ कि ये जो हो किससे रहा है, पहले चीज़ तो ये जो कारक है इसका क्या है, ट्रिपैनोसोमा। ठीक है, जो ट्रिपैनोसोमा है वो क्या कर रहा है, वो प्रोटोजोआ का नाम है उसके। ठीक है। अब क्या है, ये एक परजीवी है, मतलब पैरासाइट है, जो चीज़ जो किस पे डिपेंड हो रहा है, वो सीसी मक्खी के शरीर में रहता है। मतलब आपको याद क्या रखना है, हो तो ये रहा है कौन सा प्रोटोजोआ है, ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा जो है उसके वजह से हो रहा है जो प्रोटोजोआ है एक, और वो एक क्या है, परजीवी है। मतलब पैरासाइट मतलब क्या होता है, जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं। ठीक है। तो जो पैरासाइट है, अब वो दूसरों पे डिपेंड होना मतलब वो किस पे डिपेंड हो रहा है, वह सीसी मक्खी पे डिपेंड हो रहा है, सीसी फ्लाई पे शरीर में आश्रय लेता है। इन मक्खियों के काटने से रोगाणु शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे लसिका ग्रंथियां बढ़ जाती हैं। ठीक है, और शारीरिक तथा मानसिक निष्क्रियता उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, शरीर में दर्द तथा कमजोरी मालूम पड़ती है। मतलब इसमें सब मिला के हो क्या रहा है कि जो लसिका ग्रंथियां होती हैं वो बढ़ जाती हैं और शारीरिक तथा मानसिक निष्क्रियता उत्पन्न होती है। ये आपको ध्यान देना है, शारीरिक तथा मानसिक निष्क्रियता उत्पन्न होती है, शरीर में दर्द तथा कमजोरी मालूम पड़ती है। ठीक है, तो यही होता है भाई, जब दर्द कमजोरी मालूम होगी तो खुद ही नींद आने लगेगी। ठीक है, तो सीसी मक्खियों को कीटनाशी दवाओं का छिड़काव कर नष्ट कर देना चाहिए तथा ट्रिप सरमाइड की सुई का पूरा कोर्स ले लेना चाहिए। और इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें, जिसका कोर्स लेना है मतलब इस बीमारी में उसका नाम क्या है, तो टिपरसेमाइड नाम है, सुई का पूरा कोर्स ले लेना चाहिए। ठीक है, तो आपको देखिए याद क्या रखना है, ये हो रहा है ट्रिपैनोसोमा नामक प्रोटोजोआ से, जो कि एक पैरासाइट है, और पैरासाइट है तो किस पे डिपेंड है, सीसी फ्लाई पे डिपेंड है, जिसके थ्रू इंसानों में फैलता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे बात ध्यान रखनी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है ये। अब आते हैं हम किस पे, अब आते हैं हम डिजेंट्री पे, मतलब पेचिस, एक तरह से जिसे लूज मोशन भी कहते हैं, लेकिन उसमें दोनों में अंतर है। इसमें आपका उल्टी होना भी साथ होता है। ठीक है, जो डिजेंट्री हमारी होती है। ठीक है, या जिसे कह सकते हैं इससे कि एक तरह से लूज मोशन ही कहिए इसको आप। ठीक है, पेचिस है, लूज मोशन ही कहिए इसको। ठीक है, वो डायरिया में आपको जो है होता है, डायरिया में क्या होता है, डायरिया में आपको क्या होता है, आपको उल्टी भी होती है और लूज मोशन भी होता है। ठीक है, दोनों होता है। डिजेंट्री में पेचिस आपको सिर्फ लूज मोशन होता है। ठीक है, अब पहली चीज़ ये फैलता किससे है, तो एंट अमीबा हिस्टोलिका, ये आपको नाम आपने बहुत बार पढ़ा होगा क्योंकि ये बहुत बार पेपर में आ भी चुका है। तो जो इम्पोर्टेंट है मैं उसको हाईलाइट करता हूँ, आप उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंट अमीबा हिस्टोलिका। ठीक है, एंट अमीबा हिस्टोलिका। ठीक है, हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। यह परजीवी बड़ी आंत के अगले भाग में रहता है। कहाँ रहता है, ये जो बड़ी आंत है हमारा, बड़ी आंत के अगले भाग में रहता है। बड़ी आंत मतलब लार्ज इंटेस्टाइन। क्या कोई बता सकता है लार्ज इंटेस्टाइन का जो है लेंथ कितना होता है, तो मैं बता देता हूँ 1.5 मीटर। आप मेरा जाके पिछला जो एक लेक्चर है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम उसको पढ़िएगा, मैंने एक एक चीज़ छोटी से छोटी चीज़ मैंने बताया हुआ है वहाँ पे। ठीक है, तो 1.5 मीटर जो है उसकी लेंथ होती है अगली भाग की। रोगी को दस्त होता है, दस्त मतलब मैंने वही बताया लूज मोशन, जिसमें आव और खून की मात्रा अधिक रहती है। ठीक है, खून की मात्रा उसमें रहती है।
पेट में मरोड़ और बार बार शौचालय जाने की इच्छा होती है। ठीक है, जैसे आपको बार बार महसूस होगा कि मुझे टॉयलेट जाना चाहिए। ठीक है, मतलब उसमें क्या होता है, लूज मोशन आपको बार बार महसूस होगा। ठीक है, तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ये आपको ध्यान देना है। पानी और दूध उबाल कर पीना चाहिए। इसमें करना क्या चाहिए, पानी और दूध उबाल कर पीना चाहिए। एंटीकोनॉल, अब कोनॉल क्यों बोला गया पता है, क्योंकि जो कोलन है, कोलन में ही तो इन सब का ग्रोथ हो रहा है हमारे इंटेस्टाइन के। ठीक है, तो एंटी कोलन आइडो फॉर्म होना चाहिए, आइडो लिखा है, आइडो फॉर्म होना चाहिए, अभी आइडो फॉर्म मैक्स फॉर्म आज जैसी दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं मलेरिया पे। मलेरिया जैसा कि आप सभी देख रहे हैं बहुत ही फेमस हो चुका है, बहुत ही प्रसिद्ध हो चुका है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, यह रोग प्लाज्मोडियम, अब देखिए कैसे हो रहा है, यह रोग प्लाज्मोडियम, ठीक है, प्लाज्मोडियम नामक परजीवी प्रोटोजोआ से होता है। किसके द्वारा होता है, यह रोग प्लाज्मोडियम नामक परजीवी जिसे प्रोटोजोआ कहते हैं से होता है। ठीक है, ठीक है, प्लाज्मोडियम मादा, देखिए क्या होता है ना, जैसे कि मैंने अभी वहाँ क्या बताया था आपको कि ट्रिपैनोसोमा जो मैंने बताया था वो परजीवी किसे TTCCC फ्लाई मच्छी में चला जाता है, मक्खियों में फिर फैलता है। इसी तरह जैसे प्लाज्मोडियम क्या है, परजीवी है। ठीक है, जो कि क्या है, प्रोटोजोआ है। अब ये करता क्या है ना कि जो प्लाज्मोडियम जो होता है वो किस में पहले देखिए एंट्री किया, मादा एनोफिलिस मच्छर में गया। मादा मतलब फीमेल एनोफिल्स मच्छर में गया के शरीर में आश्रय ले लिया। ठीक है, वहाँ पे आपका रहा है, फिर जिससे ये अपने डंक द्वारा मनुष्य के शरीर में पहुंचकर उसे रुग्ण कर देता है। मतलब अब क्या है, जब इंसान को क्या है डंक मारा तो उससे उसमें चला गया, अंदर डाल दिया अपना जो है क्या, जो भी उसका था। इस रोग में जाड़े के साथ बुखार आता है। इसमें क्या, जाड़ा भी आए उसके साथ बुखार, पहले देखिए जाड़ा आता है, बुखार आता है, फिर पसीना होता है, बहुत मतलब दिक्कत होती है इसमें। फिर आरबीसी नष्ट हो जाता है। इसमें आपको इम्पोर्टेंट क्या करना है, आरबीसी क्या होता है, नष्ट होने लगता है। ठीक है, तथा रक्त में कमी आ जाती है। ठीक है, इससे होता क्या है, रक्त में कमी आ जाती है, ये आपको ध्यान। उपचार के लिए देखिए क्विनैन, पेलुड्रीन, क्लोरोक्विन, ये इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्लोरोक्विन। ठीक है, प्रीमाक्विन आदि औषधि लेनी चाहिए। ठीक है, अब क्लोरोक्विन कोई अगर बता सकता है तो कमेंट कर देना भैया, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा। क्लोरोक्विन आपके सिलकोना की छाल से निकाला जाता है, सिलकोना की छाल से निकाला जाता है क्लोरोक्विन, जो कि मलेरिया की बहुत ही प्रसिद्ध दवा है। ठीक है, आप जो देख रहा है, यह रोग प्लाज्मोडियम नामक परजीवी प्रोटोजोआ से होता है। प्लाज्मोडियम मादा एनाफिल्स मच्छर से क्या होता है, शरीर में आश्रय ले लेता है। मतलब सिंपली आप कह रहे हो प्लाज्मोडियम जो कि परजीवी है, परजीवी है तो किसी पे डिपेंड होगा, किस पे डिपेंड होगा, वो प्लाज्मोडियम जो है मादा एनाफिल्स मच्छर पे डिपेंड है, जिससे वो क्या करता है, दूसरे को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। अब आते हैं हम लोग किस पे, पायरिया पे आते हैं। अब पायरिया पे आते हैं। पायरिया का मतलब देखिए क्या है, पायरिया तो सबसे पहले किससे हो रहा है, ये ध्यान दीजिए, एंटमीबा जिंजीवलिस, ये हो किससे रहा है, एंटमीबा जिंजीवलिस, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। इसमें मसूड़ों में पस निकलता है। ठीक है, मसूड़ों से जो है मवाद टाइप निकलता है। ठीक है, तथा दांतों की जड़ों में घाव हो जाते हैं। जो दांतों की जड़ी होती है घाव हो जाती है, जिससे दांत क्या होते हैं, वीक हो जाते हैं। ठीक है, आप सभी देखे होंगे कि जिनको पायरिया होता है वो ब्लड आने लगता है मसूड़ों से। ठीक है, तो ये आप चीज़ें, इसमें क्या होता है, भोजन में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होनी चाहिए। जो विटामिन सी की मात्रा है वो भोजन में क्या होनी चाहिए, तो भोजन में विटामिन सी की मात्रा प्रचुर होनी चाहिए। भोजन में रसेदार मतलब फाइबर खाद्य पदार्थ जैसे हरी सब्जियों का, गन्ना का, फल इत्यादि का जरूर खाना चाहिए। मतलब इसमें देखिए आपको इम्पोर्टेंट क्या है, पहला एंटमीबा जिंजीवेलिस होता है, पहली चीज़ आपको ध्यान देना, पायरिया। ठीक है, इसमें मसूड़ों में पस निकलता है, दांतों की जड़ों में घाव हो जाता है। विटामिन सी का हमको प्रयोग इसमें करना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ आप ये याद रखिए कि क्या होता है कि जो पस निकलता है, पस मतलब क्या होता है, जैसे कि ब्लड भी उसमें आ सकता है, ब्लड जैसे पायरिया दांतों से खून निकलने लगता है अचानक, तो वो चीज़ें आपको ध्यान देना है। ठीक है, एंटोमेबिका जिंजीवलिस, एंटमीबा जिंजीवलिस, ये आपको ध्यान देना है। अब देखिए आगे आगे देते हैं काला जार, क्या होता है ये, पहली चीज़
इसको हाइलाइटर में कर दूं, देखिए रुकिए। यह लिस्मैनिया डोनोवानी, अब ये हो कैसे रहा है, यह लिस्मैनिया डोनोवानी नामक प्रोटोजोआ, ये आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। आपको जितने भी बीमारियां हैं कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है, ये नहीं है कि नहीं यही पूछेगा, ठीक है। कुछ हैं जो ज़्यादा पूछते हैं, कुछ है जो नॉर्मल पूछे जाते हैं, लेकिन आपको क्या याद रखना है कि सबका जो है ये किस प्रोटोजोआ से है, कौन सा किस बैक्टीरिया से, कौन सा किस वायरस से, कौन सा किस फंगस से है, इसका नाम आपको याद रखना है, ठीक है। तो यह लिस्मैनिया डोनोवानी नामक प्रोटोजोआ से फैलता है। इस परजीवी का वाहक बालू मक्खी, सैंड फ्लाई। आपको एग्ज़ाम में देखिए तेज बुखार आता है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें देखिए क्या इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बता दे रहा हूँ कि काला जार इनमें से किसके थ्रू होता है। तो उसमें जैसे दो चीज़ें हैं। अब क्या है, पहली चीज़ तो जो लिस्मैनिया डोनोवानी है, ठीक है, वो प्रोटोजोआ है। अब वो भी, ये भी क्या है, परजीवी है। परजीवी है तो किसी पर डिपेंड होगा, डिपेंड किस पे होगा, सैंड फ्लाई। मतलब हो रहा है किससे, प्रोटोजोआ लिस्मैनिया डोनोवानी से, लेकिन वो जो है किसके थ्रू आ रहा है, सैंड फ्लाई के थ्रू आ रहा है, ठीक है। तो ये आप सीसी फ्लाई के थ्रू को क्या हो रहा है, स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है, निद्रा रोग, और आपका काला जार जो है किसके थ्रू, सैंड फ्लाई। तो ये दो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं किस पे, अब आते हैं जेनाइटल डिजीजेज, ठीक है, अनुवांशिक रोग, ठीक है, मतलब जो जीन से संबंधित है, नाम से आप यहाँ ऐसे याद रखिए, जो जीन से संबंधित हो, ठीक है, जो जीन से संबंधित हो, अनुवांशिक रोग। तो सबसे पहली चीज़ आप देखिए वर्णांधता। वर्णांधता, वर्णांधता में देखिए होता क्या है ना, कलर ब्लाइंडनेस। जैसे इसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए आप जैसे जब यूपी का या जैसे किसी भी एसआई का अगर आप पेपर देते हैं, तो एसआई के पेपर में होता क्या है, आपको लास्ट में जब मेडिकल टेस्ट होता है तो उसमें आपको एक ऐसे दिया जाता है, ऐसे ऐसे बना रहता है, या आप गूगल पे भी देख सकते हैं, आपको ऐसे दिया जाता है, ऐसे वो बना रहता है, ठीक है। तो आप उस पर जब जाएंगे तो उस पर आपको ये दिखेगा कि उस पर आपको ये दिखेगा कि अब उसमें देखिए जैसे ये बनाए हुए हैं, ठीक है, ये जब बनाए हुए हैं ना, तो जब ये बनाए रहते हैं तो उसमें करते क्या है, बीच में आपको एक कोई नंबर दे देंगे, बीच में आपको कोई भी एक नंबर दे देते हैं। जैसे मान लीजिए इसी तरह मैंने बनाया ये, तो ये मैंने बना दिया, ये देखिए मैंने ये बना दिया, इसी पे मान लीजिए लिख दिए 5। अब इस पे जब वो लिख दिए 5, तो अब जो है जब सीधे 5 लिख दिए, तो अब आप जैसे जिसको कलर ब्लाइंडनेस होगा उसको वो दिखेगा ही नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें ये होती है, ठीक है, उसको वो दिखेगा ही नहीं, ठीक। तो ये थोड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अब देखिए कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, थोड़ा भाई 1 मिनट ये थोड़ा वेट करिएगा, थोड़ा वेट करिएगा आप लोग। अब देखिए इस रोग से ग्रसित व्यक्तियों में लाल और हरा रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती, ठीक है। अब देखिए इस रोग से ग्रसित व्यक्तियों में लाल एवं हरा रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती। इसमें मेन आपको देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, थोड़ा सॉरी वो थोड़ा आ गया था, कॉल आ गई थी एक, ठीक है। इस रोग से ग्रसित व्यक्तियों में लाल एवं हरा, ये दो चीज़ याद रखना, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन और ये इम्पॉर्टेंट भी है कि इस रोग से ग्रसित व्यक्तियों में लाल एवं हरा रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती है। इसमें मुख्य रूप से पुरुष प्रभावित होता है, ठीक है। जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है वो क्या होता है, मेल होता है, ठीक है, क्योंकि स्त्रियां केवल वाहक होती हैं, वो कैरियर का काम कर रही है ना, तो इन्फेक्टेड वो तो नहीं हो रही हैं। जैसे भाई अभी ये बताइए, जैसे कि सैंड फ्लाई जो थी वो तो वाहक का काम कर रही थी ना, उसमें है तो वो इंसान को फैला रही है ना, उसको थोड़ी ना हो रहा है। तो यही चीज़ है, इसमें क्या होता है, महिलाएं तो वाहक का काम होती हैं, लेकिन मेन वो इफेक्ट कौन होता है, मेल होता है, ठीक है। स्त्रियों में यह रोग तभी होता है जब इसके दोनों गुणसूत्र XX प्रभावित हों। यदि एक गुणसूत्र X पर वर्णांधता के जीन हों तो स्त्रियां वाहक का कार्य करेंगी, लेकिन वर्णांधता नहीं होंगी, ठीक है। मतलब क्या होता है, स्त्रियों में यह रोग तभी होता है, स्त्रियों में देखिए ऐसे तो होता नहीं, अगर होगा कब,
जब ये इसमें दोनों गुणसूत्र एक्स एक्स प्रभावित हों, मतलब जैसे आपको पता है ना, महिलाओं में एक्स एक्स होता है, पुरुषों में एक्स वाई होता है। तो जब महिलाओं में एक्स एक्स में से यदि एक गुणसूत्र पे भी अगर वो आ जाता है तो वो क्या है, वाहक का काम करेंगी, ठीक है, वाहक का कार्य करेंगे, लेकिन वर्णांधता नहीं होगी। इसके विपरीत पुरुषों में केवल एक्स गुणसूत्र पर वर्णांधता होता है, पुरुषों में एक्स गुणसूत्र पर ही वर्णांधता होता है। इस बीमारी को डेल्टोनिज्म भी कहते हैं, ये आपको ध्यान देना है, इस बीमारी को डेल्टोनिज्म भी कहते हैं। यह मुख्यतः लिंग संबंधी रोग है, ठीक है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी फैलता चला जाता है। मतलब देखिए क्या हो रहा है इसमें, स्त्रियों में क्या है, यह रोग तभी होता है, कब हो सकता है, जब इसमें दोनों गुणसूत्र एक्स एक्स प्रभावित हों, ठीक है। यदि ये गुणसूत्र एक्स पर वर्णांधता के जीन हों, ठीक है, तो स्त्रियां वाहक का कार्य करेंगी। भाई अगर किसी एक पे अगर ये इन्फेक्टेड हो, मान लीजिए ये इन्फेक्टेड है, तो क्या होगा, वाहक का तो कार्य करेंगे लेकिन वर्णांध नहीं होंगी। कार्य तो वाहक का कर रही हैं लेकिन इन्फेक्टेड नहीं होंगी, ये आप ध्यान दीजिएगा। इसके विपरीत पुरुषों में केवल एक्स गुणसूत्र वर्णांधता होंगे। अगर पुरुषों में क्या होता है, वो कोई भी एक्स इन्फेक्टेड हो गया तो भैया इन्फेक्टेड तो होगा ही ना, यहाँ तो वाई है ना, ये देखिए एक्स तो इन्फेक्टेड हो गया, ठीक है। ये इसको डेल्टोनिज्म भी रोग कहते हैं, ये आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं हीमोफीलिया पे। हीमोफीलिया पे चलिए आते हैं, हीमोफीलिया। अब पहले यहाँ देख लीजिए हीमोफीलिया, ठीक है। इसमें स्त्रियां वाहक का कार्य करती हैं। इसमें क्या होता है, जो स्त्रियां होती हैं वो वाहक का कार्य करती हैं। साधारणतः एक व्यक्ति को चोट लगने पर औसतन 2.5 मिनट में रक्त थक्का बनकर बहना बंद हो जाता है। क्या होता है कि वाहक का कार्य कर रही है, इसमें कौन, लेडीज। एग्जाम में पूछ सकता है कि स्त्रियां या पुरुष या कौन इसमें वाहक का कार्य करता है। आप दो मक्खी का नाम दे दिया तो भाई आप जानेंगे ना हीमोफीलिया किसे, स्त्री वाहक का काम कर रही है, ठीक है। साधारणतः एक व्यक्ति को चोट लगने पर औसतन 2 से 5 मिनट रक्त थक्का बनकर बंद हो जाता है, लेकिन हीमोफीलिया से ग्रस्त व्यक्ति में चोट लगने पर काफ़ी समय के बाद भी रक्त लगातार बहता रहता है। ये आपको ध्यान देना है। हीमोफीलिया में भैया ब्लड बहना बंद होता ही नहीं है, ठीक है। रक्त में कुछ प्रोटीन की कमी के कारण थक्का नहीं बनता है, यह ध्यान देना है। रक्त में कुछ प्रोटीन की कमी के कारण थक्का नहीं बनता। अब भाई कोई इसका प्रोटीन का नाम बता दो, कोई कमेंट भाई इस प्रोटीन का नाम बता दो। थक्का नहीं बनता है, कौन सा होता है, फाइब्रिनोजेन। मैंने बताया है डाइजेस्टिव सिस्टम मेरा, आप लोग पढ़ लीजिए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्या होता है इसमें कि काफ़ी समय के बाद भी रक्त में कुछ क्या होता है, ब्लड होना बंद ही नहीं होता है। उसमें होता क्या है ना कि जो प्रोटीन जो काम कर रहा है, जो थक्का बना रहा है, जो ब्लड क्लॉट करा रहा है, वो फाइब्रिनोजेन वो नहीं बनता है, ठीक है। अतः शीघ्र उपचार न होने पर रोगी की मृत्यु हो जाती है। भाई जाहिर सी बात है, जब शरीर से जब सब ब्लड निकल जाएगा, जब ऑल ब्लड, ठीक है, जब ऑल ब्लड क्या होगा, निकल गया, बह गया, तो क्या होगा, धीरे धीरे आदमी की मृत्यु तो हो जाएगी ना। तो जो प्रोटीन है, प्रोटीन का नाम आप यहाँ ध्यान दीजिए, जो प्रोटीन है, प्रोटीन कौन सी है, फाइब्रिनोजेन, यही ब्लड क्लॉट कराती है। और शरीर के अंदर कौन है, हिपेरिन है, जो ब्लड क्लॉट नहीं होने देती है। अगर शरीर के अंदर ब्लड क्लॉट होगा तो भी तो आदमी मर जाएगा, ठीक है। तो ये आप यहाँ ध्यान देना भैया। अब देखिए टर्नर सिंड्रोम, ये आपको कुछ सिंड्रोम है, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम, फिर क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ये सभी आपके किसी गुणसूत्र वाली बीमारियां हैं, ठीक है। यह रोग अर्धसूत्री विभाजन में अनियमितता से उत्पन्न होता है, ठीक है। जो हमारा जो विभाजन होता है उसमें क्या होता है, अनियमितता हो जाती है, ठीक है। तब ये होता है, विभाजन में अनियमितता हो जाने से एक ऐसे अंडे का निर्माण होता है जिसमें कोई भी लिंग गुणसूत्र नहीं होता है। दोनों क्या होते हैं, एक्स एक्स एक ही अंडे में चले जाते हैं। जब इस प्रकार के अंडा सामान्य शुक्राणु से निषेचित होता है, ठीक है, जब भी किसी स्पर्म से जब ये फ्यूज होता है, फर्टिलाइज होता है, तो क्या होता है, बनने वाले जाइगोट में जो जाइगोट फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, संख्या कम हो जाती है, ठीक है। संख्या जैसे यहाँ पे आपका 23 मिलके 46 होती है, तो ये क्या होता है, 45 हो गया, मान लीजिए, कम हो जाता है, ठीक है। तो अब क्या हो, इस प्रकार के जाइगोट से बनने वाली स्त्रियों में अनेक शारीरिक असमानता उत्पन्न है, जैसे शरीर अल्प विकसित हो जाता है, कद छोटा होता है,
वक्ष जो है चपटा होता है, जननांग अविकसित होते हैं, ऐसी स्त्रियां बांझ भी हो सकती हैं। ठीक है, तो आप ये ध्यान दीजिए टर्नर सिंड्रोम जो है वो 46 जो है, जैसे गुणसूत्र आपके टोटल 23 होते हैं तो 46 होते हैं क्रोमोसोम की संख्या, 23 पेयर्स होते हैं, तो ये 46 से कम हो जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्लिन-फेंटन सिंड्रोम। ठीक है, अब यह रोग भी अर्धसूत्री विभाजन की अनियमितता के कारण होता है। ठीक है, एबनॉर्मेलिटीज जिसे कह सकते हैं। ठीक है, इसमें जाइगोट के गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। ठीक है, मतलब 46 जो सामान्य उससे बढ़ के कितना हो गया। इसमें देखिए टर्नर में घट रहा है और क्लिनफेंटर में बढ़ रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। ऐसे जाइगोट से उत्पन्न पुरुषों में स्त्रीयोचित लक्षण, मतलब पुरुषों में जैसे है तो क्या होगा कि स्त्री जैसे कुछ लक्षण आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आप जैसे स्तन जो है स्त्रियों के समान विकसित हो जाते हैं इनके। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देना है इसमें। तो टर्नर्स में आप ये ध्यान दीजिएगा जो क्रोमोजोम की संख्या होती है उनसे उनका घट जाता है क्रोमोजोम की संख्या, और क्लिनफेंटर में क्या होता है बढ़ जाता है। ठीक है, ऐसे पुरुष नपुंसक भी हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपके जो 2 डिजीज़ और हैं इसके बारे में भी आप पढ़ लीजिए। ठीक है, उसके बाद ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। डाउन सिंड्रोम या मंगोलिज्म, मंगोलिज्म वो डेल्टोलिज्म था। ठीक है, ये मंगोलिज्म है। कलर ब्लाइंडनेस को हमने डेल्टोनिज्म पढ़ा था, ये मंगोलिज्म है। डाउन सिंड्रोम या मंगोलिज्म कह सकते हैं इसको। अब देखिए क्या है इसमें, यह रोग भी अर्धसूत्री विभाजन में अनियमितता के कारण होता है। अर्धसूत्री विभाजन में ऑटोसोम का बंटवारा सही प्रकार से, जो बंटवारा होता है जो क्रोमोसोम का ऑटोसोम का, वो बंटवारा सही से नहीं हो पाता है। बनने वाले जाइगोट गुणसूत्रों की स्थिति असामान्य हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार के जाइगोट से विकसित कुछ ही समय पश्चात मर जाते हैं, मतलब जो बच्चे विकसित होते हैं वो कुछ ही समय बाद क्या होते हैं, वो एक्सपायर कर जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए टर्नर था तो जिसमें घट रहा था, क्लिनफेंटर में क्या होता है बढ़ रहा था, इसमें भी क्या होता है क्रोमोसोम से संबंधित ये बीमारियाँ होती हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है विभाजन सही से नहीं होता, ऑटोसोम में जो विभाजन बंटवारा सही से नहीं हो पाता है। यदि जीवित रहता भी है तो विकसित होने वाला वयस्क मंदबुद्धि होगा, आंखें टेढ़ी हो जाएंगी, जीभ मोटी होगी, अनियमित शरीर ढांचा का होता है। ठीक है, मतलब उसमें कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटीज़ रहेंगी अगर वो डाउन सिंड्रोम का है या फिर मंगोलिज्म का है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। टर्नर्स में बढ़ जाता है, टर्नर्स में घट जाता है क्रोमोसोम की संख्या। ठीक है, और ये महिलाओं में ज़्यादातर होता है। और डाउन क्लिनफेंटर्स में बढ़ जाता है, 47 हो जाते हैं, जो कि ये मेल्स में पाए जाते हैं। डाउन सिंड्रोम या मंगोलिज्म, इसमें जो है ऑटोसोम का जो है विभाजन जो है सही से नहीं हो पाता, जिससे क्या होता है वो मंदबुद्धि, आंखें टेढ़ी, या पहले तो होगा तो वो एक्सपायर कर जाएगा, अगर मान लीजिए अगर वो जीवित भी रहता है तो मंदबुद्धि, आंखें टेढ़ी या जीभ मोटी, अनियमितता शारीरिक ढांचे का होता है। ठीक है, अब लास्ट और देख लीजिए आप पटाऊ सिंड्रोम। ठीक है, पटाऊ सिंड्रोम देखिए, पटाऊ सिंड्रोम में होता क्या है, इस रोगी का ऊपर का ओठ बीच से कट जाता है। आपने बहुत इंसान ऐसे देखे होंगे जिनके जो जैसे ये होठ है, मान लीजिए होठ तो लाल होते हैं, मैं यहाँ बना दे रहा हूँ इसी तरह का। ठीक है, जो ये होठ है आपके, ये देखे होंगे यहाँ पे एक कट टाइप होता है ऐसे, तो जो ये कट होता है आपका, ठीक है, जो ये कट है वही क्या होता है, ये पटाऊ सिंड्रोम में आता है। ठीक है, तालू में दरार हो जाता है, जो तालू होते हैं उसमें दरार पड़ जाता है। इस रोग में रोगी मंदबुद्धि, नेत्र रोग आदि से प्रभावित हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है, ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन ओठ बीच से कट जाता है, ये ज़्यादातर लक्षण ये इसके रहते हैं। ठीक है, तो आप सभी जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई। ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग इसको लाइक करिए। ठीक है, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, लेट्स क्रैक यूपी एग्ज़ाम को। उसके बाद आप कल जो है मेरी मान के चलिए 21 जुलाई, मतलब 21 जुलाई को मेरी क्लास है किस पे, अन एकेडमी पे। ठीक है, मेरी लाइव क्लास कल है, तो आप सभी उससे जोड़ा, और यहाँ अदर डिजीज़ भी यहाँ दी हुई है। ठीक है, तो उसको मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगा। ठीक है, अदर डिजीज़ कुछ यहाँ पे हैं जो कि अभी आपका एक वीडियो और जाएगा लंबा, आपका एक वीडियो और ये लंबा जाएगा, तो आप इस पर वो थोड़ा वो यहाँ देखिए। अब इसमें देखिए, तो आप सभी यहाँ जैसा कि देख रहे हैं, चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिएगा और प्रेस द बेल आइकन फॉर
नोटिफिकेशन आपको चाहिए होगा या कर देंगे आप इसको, तो आपको जैसे ही मेरी क्लास लगी आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा, ठीक है। और यूज़ माई कोड सुशांत01 SUSHANT 01 अगर करेंगे तो 10% डिस्काउंट आपको तुरंत मिल जाएगा, इमीडिएट डिस्काउंट ये आपका है। और जिसको अगर ज़्यादा कोई प्रॉब्लम हो या कोई भी डाउट हो तो वो मेरे 94151435 क्वेश्चन पे 7 पे संपर्क कर सकता है, ठीक है। 9415143517, जिस पर मैं आपको इस क्वेश्चन के संबंधित या फिर गेट सब्सक्रिप्शन या प्लस सब्सक्रिप्शन संबंधित कोई भी अगर डाउट हो आपको, वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो 21 जुलाई को, ठीक है, मेरा अनअकैडमी पे क्लास कल चालू हो रही है, ठीक है। अनअकैडमी की लाइव क्लास है कल, मतलब 21 तारीख को, जिसमें आप सभी 11 AM पे है। तो आप सभी वहाँ जो है जुड़िए, मैं आपको वहाँ पे MCQs कराऊंगा, इम्पॉर्टेंट MCQs एग्ज़ाम को लेकर के। तो चलिए, जो कि आपके सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फिर मिलते हैं कल। ओके, बाय, ऑल द बेस्ट। आप लोग अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।